देखो जनवरी के पढ़ रहे हैं, जनवरी 2023, 125 रुपये की बुक है, आपको फ्री में पढ़ाए रहे। ठीक है, तो अब पहले ये बताओ, इनके बारे में बताओ, इनके बारे में क्या क्या जानते हो। नाम हम बता रहे, द्रौपदी मुर्मू। हाँ बताओ। अब इनके बारे में जो कुछ जान तो बताओ। ये राष्ट्रपति हैं, आदिवासी महिला है। ठीक है, इनका पेशा क्या था, मतलब शुरुआत से इनके बारे में जो स्टार्टिंग से जो कुछ जानते हो बताओ। आदिवासी महिला है, संथाली जनजाति की है। बोलेगा आप, अब तुम बताओ। झारखंडी की राज्यपाल रह चुकी हैं और पहली आदिवासी महिला हैं। हाँ ठीक है, और ये नंबर की हैं, 16वें नंबर की। और बताओ। प्रोफेसर से जो एक टीचर थी, और टीचर बहुत बड़ी बात है एक टीचर से राष्ट्रपति बनना। इनके बारे में कुछ जानते हो, इन महाशय के बारे में। इसके बारे में कुछ जानते हो। अच्छा, जो जो साइन दिखाई दे रहा है, जो साइन किस बात को है, ये अशोक स्तंभ है। कहाँ पे इस टाइम, कहाँ से लगा हुआ है। ये सारनाथ से। ठीक है, देखो सिविल सेवा परीक्षा में और सम्मिलित रक्षा, एसएससी, संयुक्त सीएचएसएल, इन सब में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अब इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखो। देखो मतलब 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ हुआ है, गोवा में। ठीक है, कौन सा फेस्टिवल है, 53वां। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के बारे में देखेंगे। शरत कमल अंचल को खेल रत्न मिला है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 किसे को मिला है, समझ गए। शरत कमल अंचत किसको मिला है, शरत कमल अंचत को खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि खेल रत्न पुरस्कार इनमें से किस को मिला है, तो शरत कमल अंचल को, अंचत को। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ है। भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो नई दिल्ली में हुआ है, ये कौन सा व्यापार मेला है, 40वां, 41वां, 42वां, 43वां। तब टिक करेंगे 41वां। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है भारत का अंतर्राष्ट्रीय 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस यूनियन टेरिटरीज में हुआ है, नई दिल्ली में। ठीक है, 2022 से 23 की पहली छमाही में जीडीपी में 9 से 7% की वृद्धि सीएसओ आकलन के अनुसार हुई है। ठीक है, सीएसओ क्या होता है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इतनी चीज ध्यान रखें कि जीडीपी लगभग कितने प्रतिशत बढ़ी है, 9 से 7%। पहली छमाही में 2022 से 23 में वैश्विक जनसंख्या में 8 अरब का बिंदु पार किया है। वैश्विक जनसंख्या 8 अरब का बिंदु पार कर चुकी है। निजी क्षेत्र के पहले विक्रम एस रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ है। निजी क्षेत्र के पहले, निजी क्षेत्र मतलब देखो साइलेंट, निजी क्षेत्र के पहले विक्रम एस रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ था। विक्रम एस रॉकेट का, जो प्राइवेट सेक्टर की बात करी जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में विक्रम एस रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है। PSLV 54 के जरिए ओशन सेट 3 व 8 अन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। इसका PSLV, ठीक है, PSLV C54 ये उपग्रह का नाम है, सैटेलाइट जिसे बोलते हैं ना, उसका नाम है। ठीक है, नासा का
आर्टेमिस मून मिशन पहले चरण का प्रक्षेपण, नासा का आर्टेमिस मून मिशन पहले चरण का प्रक्षेपण। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको मिला ये देखेंगे। डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन, ठीक है। जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन का नाम क्या है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम डोनी पोलो, ठीक है। इंग्लैंड दूसरी बार T20 विश्व कप का विजेता बना है, 2022 में। ठीक है। कप 27 शर्म अल शेख मिस्र में संपन्न हुआ। कप 2022 कॉप है, कॉप 27 शर्म अल शेख यानी कि मिस्र में संपन्न हुआ है। मिस्र में एक जगह है शर्म अल शेख जिसमें कॉप 27 संपन्न हुआ है। क्लियर। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन बाली। भारत अब G20 का अध्यक्ष। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 एक ओवर में 7 छक्के मिले हैं। विजय हजारे ट्रॉफी एक ओवर में 7 छक्के लगाए गए, समझे। एक ओवर में गेंदें कितनी होती हैं, गेंद एक ही होता है लेकिन भाई फेंकने के तरीके 6 हैं, ठीक है। लेकिन 7 छक्के मारे गए एक ओवर में, इसको मतलब क्या है, यानी एक वाइड हुए, जो बहुत बड़ी बात है, जो भी मारे थे उनने, रिंकू ने, जो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आगे देखो, हमारा हीरो कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। ऐसी ये काल्पनिक बातें, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। राष्ट्रपति नहीं है ये, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। अब देखेंगे हम राष्ट्रीय घटना चक्र। मुख्य बिंदु ये है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। 10% आरक्षण हेतु 113वां संविधान संशोधन अधिनियम वैध। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का 3 से 2 के बहुमत से निर्णय हुआ है, ठीक है। यानी कि ऐसे सवर्ण, ये चीजें सवर्णों के लिए, यानी कि 10% रिजर्वेशन इनको दे दिया गया है, ठीक है। सवर्णों को जो आर्थिक रूप से कमजोर है, आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल पावर से कमजोर है, यानी कि जो आर्थिक मतलब समझती क्या हो, जिसके पास धन की कमी है, ऐसे लोगों को 10% का रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण दे दिया गया है। ये कौन सा संविधान संशोधन था, 103वां। तो हम इसमें क्या चीज नोट करेंगे, 103वां संविधान संशोधन, 10% रिजर्वेशन। कब हुआ था 103 रुको, सबर करो, 2019। और ये जो बहुमत पारित हुआ था कब, किस में पारित हुआ, सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। और किससे पारित हुआ, 2-3 यानी कि 2/3 बहुमत से, मतलब 3/2, यानी 3 जज थे जिनमें से 2 लोगों ने हाँ स्वीकार किया कि हाँ 10% रिजर्वेशन दे दो, ठीक है। गठन की अधिसूचना के 2 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। गठन की अधिसूचना के 2 वर्ष से भी अधिक समय के बाद 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हुई है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 के दूसरे चरण का पहला परीक्षण हुआ। बैलिस्टिक मिसाइल का डिफेंस इंटर कौन सी थी, AD-1 के दूसरे चरण का परीक्षण हुआ। अगली पीढ़ी को की एंटी रेडिएशन मिसाइल, अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को अपने बेड़े में शामिल करने की भारतीय वायुसेना की योजना है, ठीक है। एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, क्या है, रुद्रम, ठीक है। देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम S है। निजी रॉकेट मतलब ये प्राइवेट सेक्टर ने अपने लिए एक स्वयं लॉन्च किया है, मतलब इसके गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। PSLV C-54 के जरिए ओशन सैट 3 में व अन्य 8 छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण हुआ है,
ठीक है, इसी चीज कंफर्म है। कोई समस्या? क्वेश्चन सेट 3, विक्रम एस, रुद्रम, AD1, ठीक है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित विध्वंसक युद्धपोत मोर मुगाओ भारतीय नौसेना को सौंपा गया, ठीक है। माझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा जो मोर मुगाओ, यहाँ पे लिख लो मोर मुगाओ, मोर मुगाओ है, ये क्या है? ये नौसेना का युद्धपोत है जो नौसेना को सौंप दिया गया है। ये कहाँ बनाया गया था? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा। ये तीन चीज कन्फर्म है। कोई समस्या? कोई समस्या? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि थे। अब्देल फतेह अल सीसी कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति। क्वेश्चन आ सकता है कि 2000 गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? पहले ही दिखाओ। अब बताओ गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? पहले तुम बताओ। नहीं, पहले बताओ गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इन्हें जी नहीं पता है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। हंसने वाली बात नहीं है। चलो तुम बताओ। तुम्हें इतनी बात पता नहीं थी? जी भी चीज बताई जाएगा, बचपन से पढ़ती हुई आई हो। बैठो इधर साइड। तुम्हें इतनी छोटी चीज एक बताओ, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है? बताओ। इस दिन गणतंत्र दिवस मतलब इस दिन हमारा जो अभी तक हम स्वतंत्र हुए थे 15 अगस्त को, लेकिन हमारे रूल नियम कानून संविधान जो बना था वो 26 जनवरी को बना था 1950। समझ में आ रहा? इस दिन लागू हुआ था, इसी दिन इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। समझ में आ रहा मेरी बात? नहीं आ रहा तो बिल्कुल हो। इस टाइम जो 26 जनवरी को जो मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट कौन थे और कहाँ से थे? बताओ, तुम बताओ। ये थे ऋषि सुनक। ऋषि सुनक थे, ऋषि सुनक थे, ऋषि सुनक थे, ऋषि सुनक थे। अब पढ़ा क्या है कि गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति थे। अच्छा, यही पूछ रहे थे का? हमें क्या पता? जब भगवान को मारोगे तो क्या होगा? चलो अब ध्यान रखियो। क्वेश्चन आया जाता है 1 नंबर को। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण हेतु 123वां संविधान संशोधन अधिनियम वैध। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 2-3 के बहुमत से निर्णय लिया है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 का हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज हमेशा आएंगी। समझ गए? जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए बनाया था रिजर्वेशन, वैसे ही इन लोगों के लिए मोदी भी वही है, उन्होंने भी 10% रिजर्वेशन दिया है। राजनीति एवं सामाजिक दृष्टि से दूरगामी महत्व के 7 नवंबर 2022 को एक फैसले के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग यानी EWS बोलते हैं जिन्हें के लिए सरकारी नौकरियों तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों में 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। देश में अनुसूचित जाति SC के लिए 15%, जनजाति ST के लिए 7.5% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान पहले से ही था। सवर्णों के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण, इस प्रकार कुल मिलाकर 50% आरक्षण का प्रावधान पहले से ही था। ठीक है, सवर्णों में से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान 2019 में किया गया है। ठीक है, इतनी चीज कंफर्म रखने हैं।
सवर्णों में से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान 2019 में किया गया था। इसके तहत 124वें संविधान संशोधन के विधेयक को लोकसभा में 8 जनवरी 2019 को तथा राज्यसभा ने 9 जनवरी 2019 को पारित किया था। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में व्यवहार में आया है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने 8 जनवरी 124वां संविधान संशोधन है। ठीक है, लोकसभा में कब पास हुआ? 8 जनवरी को 2019 को, और राज्यसभा में कब पास हुआ? 9 जनवरी 2019 को। ठीक है, और राष्ट्रपति ने साइन कब किया? और जो संविधान के अधिनियम बन गया, कौन सा अधिनियम बना? 103वां। ठीक है, इतनी कन्फर्म है, कोई समस्या? इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में अनेक याचिकाओं द्वारा चुनौती दी गई थी। अगस्त 2020 में यह मामला 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंपा गया था। 5 संविधान न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंपा गया था। संविधान पीठ में सुनवाई के पश्चात इस फैसले पर 7 नवंबर 2022 को सुनाया गया था। ठीक है, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कौन है 2022 के? यू ललित। इस टाइम कौन है चीफ जस्टिस CJI? यू ललित है। ठीक है, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यू ललित की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 7 नवंबर 2022 के फैसले में 3-2 के बहुमत से 103वां संविधान संशोधन को सही ठहराया। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो 10% आरक्षण है जब बना था 2019 में, तब उस टाइम CJI कौन थे? यू ललित थे। ठीक है, ये कितने नंबर के हैं? पता नहीं, देखो इतनी चीज देख ले, बाद में देखिए। वो 5 न्यायाधीशों की इस पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला ने 103वां संविधान संशोधन अधिनियम को वैध करार देते हुए कहा है कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लिए 10% आरक्षण का मौजूदा 50% आरक्षण व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। SC, ST व OBC के लिए 50% आरक्षण इससे प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि EWS के लिए 10% का यह आरक्षण सामान्य श्रेणी की सीटों में से सामान्य श्रेणी के आर्थिक पिछड़ों के लिए होगा। 2 अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति यू ललित ने बहुमत के इस फैसले में से असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि EWS कोटा आरक्षण के सिद्धांत को समाप्त करने के लिए बैकडोर एंट्री है। आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर बैकवर्ड समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना है तथा आरक्षण देने के लिए 103वां संविधान संशोधन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के ही खिलाफ है। विरोध करने वाले न्यायाधीशों के अनुसार आर्थिक मानदंड वर्गीकरण के आधार पर नहीं हो सकता है। शीर्ष अदालत को इंदिरा साहनी मंडल फैसले पर फिर से विचार करना होगा यदि वह इस आरक्षण को बनाए रखने का फैसला करती है। समझे? गठन के अधिसूचना के 2 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति देखो, यानी कि 2 वर्ष बाद जब समय हो गया तो उसके बाद 22वां विधि आयोग बना और उसके कुछ सदस्य हुए और अध्यक्ष भी चुने गए। देश में 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था। ठीक है, जिसके लगभग 1.5 वर्ष पश्चात 22वें विधि आयोग ने गठन की अधिसूचना सरकार ने 21 फरवरी 2020 को जारी की थी। आयोग की गठन की अधिसूचना जारी होने के पश्चात 2 वर्ष से भी अधिक समय तक इसके अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति अब नवंबर 2022 में की गई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, जो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी कहाँ के? कर्नाटक के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया 7 नवंबर 2022 कर्नाटक
7 नवंबर 2022 को की गई थी। इसके साथ ही केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश केटी शंकरन व विधि विशेषज्ञ प्रोफेसर आनंद पालीवाल को आयोग का पूर्वकालिक सदस्य बनाया गया, जबकि तमिलनाडु के अधिवक्ता श्री एम करुणानिधि व विधि विशेषज्ञ श्रीमती राका आर्या को आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। कहाँ से लोग उठाए गए हैं? कर्नाटक से उठाए गए, केरल से उठाए गए हैं, ठीक है, तमिलनाडु से उठाए गए हैं, ठीक है। कर्नाटक से न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, इनको अध्यक्ष बना दिया गया था और 7 नवंबर 2022 को इनकी ये चुन लिए गए थे। इसके साथ ही केरल के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं केटी शंकरन व केरल के ही एक विशेषज्ञ है प्रोफेसर आनंद पालीवाल, उनको आयोग का पूर्वकालिक सदस्य बना दिया गया। तमिलनाडु के अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता मतलब जनरल एडवोकेट श्री एस करुणानिधि व विधि है विशेषज्ञ श्रीमती राका आर्या को आयोग का अंशकालिक सदस्य चुन लिया गया, ठीक है। ये कौन से किस विधि आयोग के हैं? 22वें। अच्छा, सब कुछ भूल जाइए, इतनी चीज़ें मत भूलियो। कर्नाटक से, केरल से और तमिलनाडु से, इन 3 जगह से लोग चुने गए, ठीक है। इतनी चीज़ कन्फर्म है, ज्ञातव्य है कि भारत के 22वें विधि आयोग का गठन की अधिसूचना फरवरी 2020 को जारी की गई थी। तदुपरांत 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 21 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया था, जिससे आयोग के अध्यक्ष व पूर्वकालिक व अंशकालिक सदस्यों का कार्यकाल 21 फरवरी 2022 तक ही रहेगा, ठीक है। यानी 21 फरवरी अब 23वां विधि आयोग बन चुका है, ठीक है। ये जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जनवरी की करंट अफेयर्स, और जनवरी करंट अफेयर्स में 21 फरवरी 2023 तक 22वें विधि आयोग गठित हुआ था और जो ख़त्म हुआ है 21 फरवरी 2023 को। अब 23वां विधि आयोग बना गया है, ठीक है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी तक इतना आप देख लो, ठीक है। तो 10% रिजर्वेशन समझ में आएगा। अब टोटल रिजर्वेशन कितना है? 50%। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 के दूसरे चरण का पहला परीक्षण देखो। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, ठीक है, ने स्वदेश विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल के दूसरे चरण का सफल परीक्षण ओडिशा के तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर से 2 नवंबर 2022 को किया था। जो AD-1 है कहाँ से किया गया? ओडिशा के तट पर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से। ओडिशा का एक तट है जिस तट का नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। इस तट का नाम अब्दुल कलाम द्वीप क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर प्रक्षेपण व्यवस्थाएं की जाती थी, क्योंकि अब्दुल कलाम स्वयं एक मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को बोला जाता है, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे। तो उन्हीं के नाम के उनकी याद स्मृति के तौर पर उस द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप कहा गया और वहीं पर AD-1 मिसाइल का परीक्षण किया गया था, ठीक है। ये परीक्षण किसने कराया था? DRDO, ठीक है। और किस सेंटर पे हुआ था? ये जो मिसाइल बनी थी ये किस सेंटर ने विकसित की थी? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD सेंटर ने विकसित की थी। इतनी कन्फर्म है? यहाँ आप लिखो DRDO, देखो फिर से देखते हैं इसको। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 के दूसरे चरण का पहला परीक्षण। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेश विकसित बैलिस्टिक मिसाइल BMD इंटरसेप्टर AD-1, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पर किया है? ओडिशा के तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर, ठीक है। से 2 नवंबर 2022 को किया। विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर स्थित सभी BMD हथियार प्रणाली तत्वों के साथ इंटरसेप्टर मिसाइल ने उड़ान भरी तथा परीक्षण उड़ान के दौरान इसकी सभी उप प्रणालियों ने अपेक्षा
के अनुरूप प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार AD-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल विमानों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। 2 चरणों वाली ठोस मोटर द्वारा संचालित यह मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग में मिशन को पूरा करने में सक्षम है। परीक्षण उड़ान की सफलता पर DRDO व अन्य संबंधित टीमों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है तथा इसे विश्व के बहुत कम देशों के पास उपलब्ध उन्नत तकनीकी के साथ एक अनूठी तरह की इंटरसेप्टर मिसाइल करार दिया है। इसका मतलब रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। इंटरसेप्टर मिसाइल करार दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह देश की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता को और मजबूत करेगी, यानी कि और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। आगे देखते हैं। अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को अपने बेड़े में शामिल करने की भारतीय वायुसेना की योजना देखिए। जो भारतीय वायुसेना ने रुद्रम को शामिल किया है, ये क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल। अपनी मारक क्षमता की तीव्र वृद्धि के लिए भारतीय वायुसेना ने अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल, नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी NGARM रुद्रम को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित यह दूर एयर टू सरफेस यानी कि हवा से सरफेस में मार करने वाली मिसाइल है। मिसाइल को हासिल करने के लिए 1400 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव मेक इन इंडिया पहल के तहत वायुसेना ने सरकार को दिया है। DRDO द्वारा विकसित यह मिसाइल दुश्मन के रडार को ढूंढ कर नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसके साथ ही दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार, जैमर्स और यहां तक कि बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को नष्ट करने की क्षमता इसमें है। युद्ध के दौरान दुश्मन के रडार स्थल को नष्ट होने से भारतीय वायुसेना को अपनी गतिविधियां गुप्त रखने हेतु लक्ष्य को भेजने की क्षमता मिल सकती है। इस तरह की विकिरण रोधी मिसाइल, जिन्हें रुद्रम नाम दिया गया है, का परीक्षण अपने सुखोई 30 लड़ाकू विमान द्वारा पहले ही किया जा चुका है। अब रूस यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए भारतीय वायुसेना ने इन्हें अपने बेड़े में शामिल करने का प्रस्ताव किया है। देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम S अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत में एक ऐतिहासिक पहल 18 नवंबर 1922 को उस समय हुई जब हैदराबाद के निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एयरस्पेस द्वारा विकसित एक रॉकेट ने इसरो के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी है। ठीक है, जो निजी रॉकेट विक्रम S है, ठीक है, स्काई रूट एयरस्पेस द्वारा विकसित एक रॉकेट ने इसरो जो विक्रम S है, इसने इसरो के श्रीहरिकोटा में एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना, वहां से उड़ान भरी है। 4 वर्ष पूर्व स्थापित स्टार्टअप के यह रॉकेट, जिसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक श्री विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम S नाम दिया गया है, 3 छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लेकर गया है। इसमें चेन्नई की स्टार्टअप स्पेस किट्स, आंध्र प्रदेश के स्टार्टअप इन स्पेस टेक व आर्मीनिया के स्टार्टअप वाजू मक्यू स्पेस रिसर्च लैब के छोटे हल्के सैटेलाइट शामिल हैं। स्पेस किट्स को सैटेलाइट लगभग 2.5 किलोग्राम का है, जिसे भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, सिंगापुर और सेशेल्स के बच्चों ने वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में बनाया है। कुल मिलाकर 83 किलोग्राम के ये 3 पे लॉट्स हैं। लॉट्स को 81 किलोमीटर ऊंचाई की कम दूरी वाली ऑर्बिट में ले जाया गया है। स्काई रूट एयर स्पेस के इस परीक्षण से भारत में एक नए अंतरिक्ष युग का प्रारंभ हुआ। एक नई शुरुआत के परिप्रेक्ष्य में स्काई रूट एयर स्पेस के इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। इसके साथ ही स्काई रूट अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को 2020 में ही सरकार ने खोला था। विक्रम S की 18 नवंबर की यह उड़ान एक परीक्षण उड़ान थी। इसकी सफलता को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताते हुए इसरो व स्काई रूट को इसके लिए बधाई दी है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेन्यू सेंटर
के अध्यक्ष श्री पवन के गोयनकन ने कहा है कि 55 वर्ष पूर्व देश के पहले रॉकेट रोहिणी का परीक्षण किया गया था और आज पहले निजी रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ है। आगे देखते हैं। PSLV C-54 के जरिए ओशन सैट 3 व 8 अन्य छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण। श्रीहरिकोटा से निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस के प्रक्षेपण के एक सप्ताह के पश्चात ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अपने एक नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-06 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 26 नवंबर 2022 को किया था। 1117 किलोग्राम के EOS-06 ओशन सैट 3 के अतिरिक्त 8 नैनो सैटेलाइट्स को भी उनकी निर्धारित कक्षाओं में PSLV C-54 की इस उड़ान द्वारा पहुंचाया गया है। इसमें भूटान सैट INS-2B निजी कंपनी पिक्सल का आनंद, एक अन्य निजी कंपनी ध्रुव अंतरिक्ष के 2 लघु उपग्रह थाईवोल्ट तथा स्पेस फ्लाइट अमेरिका के 4 एस्ट्रोकार्ट्स उपग्रह शामिल थे। इन ग्रहों के अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए PSLV C-54 की यह उड़ान PSLV की 56B तथा इसके लिए XL प्रारूप की 24वीं उड़ान थी। PSLV C की 26 नवंबर की यह उड़ान इस दृष्टि से विशेष थी कि इसके जरिए पहली बार 2 अलग-अलग कक्षाओं में उपग्रह स्थापित किए गए। पहले EWS-06 ओशन सैट को 742 किलोमीटर ऊंची सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचने के पश्चात 2 ऑर्बिट चेन थ्रस्टर OCTS का उपयोग कर रॉकेट को नीचे की ओर लाया गया तथा शेष 8 उपग्रहों को 513 से 528 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूसरी कक्षा में स्थापित किया गया। 1117 किलोग्राम वजन का ओशन सैट समुद्र के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसका जीवनकाल 5 वर्ष अनुमानित है। PSLV C-54 की यह उड़ान इसरो का वर्ष 2022 तक का 5वां अंतिम मिशन था। ठीक है, PSLV C-54 यह इसरो का 5वां और अंतिम 2022 का मिशन था जो उन्होंने सफलतापूर्वक हासिल किया। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगाओ भारतीय नौसेना को सौंपा गया। देखो ये है मोरमुगाओ। भारतीय नौसेना का मारक क्षमता में और वृद्धि नवंबर 2022 में उस समय हुई जब P-50V की परियोजना के तहत देश में निर्मित दूसरा विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगाओ उसे सौंप दिया गया। नौसैनिक युद्धपोत निर्माण की इस परियोजना के तहत देश के 4 कोनों के प्रमुख शहरों विशाखापट्टनम, मोरमुगाओ, इम्फाल और पोरबंदर के नाम पर 4 युद्धपोतों का निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL द्वारा किया गया। इसके लिए अनुबंध पर 28 जनवरी 2011 को हस्ताक्षर किया गया। इस श्रेणी के पहले युद्धपोत विशाखापट्टनम का निर्माण की शुरुआत अक्टूबर 2013 में हुई थी। ठीक है, शुरुआत 2013 में हुई थी। अप्रैल 2015 में इसे लॉन्च कर दिया गया था। 21 नवंबर 2021 को नौसेना में शामिल किया गया। P-50V के दूसरे युद्धपोत मोरमुगाओ का जलावरण 17 सितंबर 2016 को किया गया था तथा बंदरगाह एवं समुद्री परीक्षणों के बाद मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने इसे 24 नवंबर 2022 को नौसेना को सौंप दिया। 179 मीटर लंबे व 17 मीटर चौड़े इस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत की विस्थापन क्षमता 7400 टन है। अत्यधिक सरफेस टू एयर और एंटी सबमरीन मिसाइलों से लैस इस युद्धपोत को शीघ्र ही नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। तीसरा जहाज इम्फाल का जलावरण 20 अप्रैल 2019 को किया गया था। समुद्री परीक्षणों के पश्चात इसे भी शीघ्र ही नौसेना को सौंपा जाएगा। इस श्रेणी के चौथे युद्धपोत पोरबंदर, जिसका बाद में नाम बदलकर सूरत कर दिया गया था, का जलावरण 17 मई 2022 को किया गया था। इसके परीक्षण अभी जारी हैं। मिस्र के राष्ट्रपति
अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ये कहाँ के थे? मिस्र के थे। अब्दुल फतेह अल सीसी। वर्ष 2023 में भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। इसके पश्चात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से औपचारिक निमंत्रण उन्हें प्रेषित किया गया था। यह पहला अवसर होगा जब मिस्र के कोई राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, यानी कि वो आए हैं। यह वर्ष दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित होने की 75वीं वर्षगांठ होने के कारण भी दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिए महत्वपूर्ण वर्ष है। ज्ञातव्य है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में होने वाले औपचारिक कार्यक्रम में किसी विदेशी राष्ट्र प्रमुख को आमंत्रित करने की परंपरा रही है। विगत 2 वर्षों में कोरोना महामारी के चलते गणतंत्र दिवस के आयोजन में किसी विदेशी शासन प्रमुख की उपस्थिति नहीं रही है। इससे पूर्व 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, ठीक है, 2020 में जायर बोल्सोनारो भारत के 71वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। 2020 में कोई नहीं आया, 2021 में कोई नहीं आया, 2023 में आए अल सीसी जो है मिस्र के राष्ट्रपति, ठीक है। 2022 में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो आए थे और 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा आए थे, ठीक है। 2018 देख लेते हैं। आसियान के 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र प्रमुख ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया मुजाहिद्दीन बदाउल्लाह हाजी हसन बोलाइकह मुजाहिद्दीन बदाउल्लाह, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदादो और फिलीपींस के राष्ट्रपति राड्रिंग रोआ दुत्रो, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग, मलेशिया के प्रधानमंत्री दाते सी मोहम्मद नजीब बिन तुन अब्दुल रजाक, थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रियुत चान ओ चा, म्यांमार के स्टेट काउंसलर आग सान सू और वियतनाम के प्रधानमंत्री नग्युन जुआन फूक और तथा लाओस के प्रधानमंत्री थांगलोंग सिसोलिथ, ये सब लोग आए थे, ठीक है। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे छोड़ देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। देखो इनमें से G20 का 17वां शिखर सम्मेलन बाली में संपन्न हुआ और 2023 का अभी न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ है कल। इजराइल में हुए संसदीय चुनाव के पश्चात बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के हुए संसदीय चुनाव के पश्चात बेंजामिन नेतन्याहू के छठवीं प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। नासा के आर्टेमिस मून मिशन के पहले चरण का सफल प्रक्षेपण हुआ है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन COP27 मिस्र में शर्म अल शेख में संपन्न हुआ, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन COP27 मिस्र में शर्म अल शेख में संपन्न हुआ है। चीन में कड़ी जीरो कोविड नीति के विरोध में कोरे कागज के साथ व्यापक प्रदर्शन हुआ है, ठीक है। चीन में कड़ी जीरो कोविड नीति के विरोध में कोरे कागज के साथ व्यापक प्रदर्शन हुआ है। प्रतिबंधित तालिबानी संगठन TTP व पाकिस्तानी सरकार के बीच संघर्ष विराम समझौता निर्धारित हुआ। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ है। ये कौन सा था? 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था। तटीय क्षेत्रों एवं विशिष्ट आर्थिक जोन की सुरक्षा व्यवस्था के आकलन हेतु अभ्यास सी विजिल 2022, ठीक है। आसियान शिखर सम्मेलन के साथ भारत आसियान 19वां शिखर सम्मेलन नाम पैन में संपन्न हुआ है, ठीक है। जो 19वां शिखर सम्मेलन है आसियान शिखर का, वो कहाँ संपन्न हुआ है? नाम पैनहा में। विपक्षी गठबंधन के नेता रहे अनवर इब्राहिम नए चुनाव के पश्चात मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो ये कौन है? इब्राहिम, जो अनवर इब्राहिम है वो मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं और ये विपक्षी गठबंधन के नेता हैं। अब आते हैं G20 का 27वां शिखर सम्मेलन बाली में संपन्न, और अब कौन सा है? 18वां जो हुआ है
विश्व की विकसित एवं प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्था के समूह G20 का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में बाली में 15 से 16 नवंबर 2022 में संपन्न हुआ। बाली में नूसा दुआ में संपन्न यह सम्मेलन भारत के लिए इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था कि इस सम्मेलन के समापन पर समूह की अध्यक्षता भारत को सौंप दी गई थी। औपचारिक रूप से भारत 1 दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता संभाल ली है। इससे अगले 1 वर्ष तक G20 के विभिन्न बैठकें भारत के विभिन्न शहरों में होंगी और आगामी 18वां, ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया है कि 18वां शिखर सम्मेलन हुआ है। 18वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में ही नई दिल्ली में सितंबर 2023 में होगा, जो कि हुआ है। इससे पूर्व इंडोनेशिया में 1 दिसंबर 2021 से G20 का अध्यक्ष था। ठीक है, जैसे कि हम लोग ये देख रहे हैं, ये बाइडन। बाली शिखर सम्मेलन एक ऐसे समय पर संपन्न हुआ जब कोरोना महामारी में विश्व पूरी तरह से उभर नहीं पाया था कि रूस यूक्रेन युद्ध व उसके परिणामस्वरूप उपजे आर्थिक मंदी, खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा व जलवायु परिवर्तन आदि संकटों को विश्व जूझ रहा था। इन मुद्दों पर चर्चा सम्मेलन विभिन्न सत्रों में हुई। G20 के रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर 2 दिन चले इस शिखर सम्मेलन का थीम था। सम्मेलन भागीदारी के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी 14 नवंबर को ही बाली पहुंच गए थे, जहां हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत हुआ था। अब ये चीजें भी देख लो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की मेजबानी में भी संपन्न इस शिखर सम्मेलन में भागीदारी हेतु बाली में उपस्थित नेताओं में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनैक, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्ट फर्नांडीज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। आज की एक न्यूज़ है कि जस्टिन ट्रूडो का जो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज जिससे वो आए थे वो खराब हो गया है, जिसकी वजह से वो अभी भी भारत में ही रुके हुए हैं। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्ज मेलोना और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किसाडो और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति योन सुक योल और द अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामा और टर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्डोगन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस व प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान शामिल थे। सम्मेलन मैक्सिको व रूस का प्रतिनिधित्व इनके वरिष्ठ मंत्रियों ने किया। मैक्सिको का प्रतिनिधित्व भी वहां के विदेशी मामलों के मंत्री ने किया। G20 के 20वें सदस्य यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग, यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने किया। इनके अतिरिक्त सेनेगल व रवांडा के राष्ट्रपति तथा सिंगापुर, स्पेन व नीदरलैंड के प्रधानमंत्री आदि इस शिखर सम्मेलन में विशेष आमंत्रित के रूप में सम्मिलित हुए थे। विशेष आमंत्रियों में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की भी शामिल थे, जिन्होंने ऑनलाइन ही भागीदारी दर्ज की थी। ठीक है, क्योंकि यूक्रेन में बाढ़ चल रहा है, इसलिए इन्होंने ऑनलाइन ही भागीदारी दर्ज की थी। कहाँ पर सर दर्ज की थी? बाली में। अब 17वां G20 शिखर सम्मेलन देख लेते हैं, क्योंकि अब 18वां चल रहा है। अब इसके बाद आगे 18वां पढ़ेंगे, लेकिन ये 2023 का जनवरी का महीना है और ठीक है, तो हम जनवरी का करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो महत्वपूर्ण आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए G20 एक प्रमुख मंच है। G20 में 19 सदस्य देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। ठीक है, G20 इंडोनेशिया 2022 G20 कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था, बाली में। 60% वैश्विक जनसंख्या, 80% वैश्विक GDP और वैश्विक निर्यात 75%। देखो शामिल कौन कौन से हैं। कनाडा शामिल है, अमेरिका शामिल है और मैक्सिको भी शामिल है। यूरोपीय संघ शामिल है, जर्मनी शामिल है, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और तुर्की, सऊदी अरब, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है, ये सब शामिल है, और दक्षिण कोरिया और जापान, ठीक है, ये चीज़ें शामिल हैं। कुल जीडीपी प्रति व्यक्ति जीडीपी डॉलर में अर्जेंटीना, ठीक है, इसमें से चीन 18,321 अरब डॉलर। ये देख ले, पिछले शिखर सम्मेलन 1999 में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की बैठकों के रूप में G20 की शुरुआत हुई थी। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि G20 शुरुआत कब हुई थी, तो 1999 में हुई थी, ठीक है। G20 की शुरुआत किसने की थी, जो केंद्रीय बैंकों के गवर्नर हैं और वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, उन लोगों ने मिलकर बैठक की और जिसको नाम दिया G20। 2008 के आर्थिक संकट के बाद यह सदस्य देशों की सरकार के अध्यक्षों के बीच एक मंच बन गया। 2008 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, और 2009 में लंदन में हुआ था, 2009 में पिट्सबर्ग अमेरिका में, और 2010 में टोरंटो कनाडा, 2010 में सियोल दक्षिण कोरिया, 2011 में कान फ्रांस, 2012 में लास कोवोस मैक्सिको में, और 2023 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस, 2014 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, 2015 में एंटाल्या तुर्की, 2018 में हांगजो चीन, और 2017 में हैम्बर्ग जर्मनी, 2018 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, 2019 में ओसाका जापान, 2020 में रियाद सऊदी अरब, 2021 में रोम इटली, ठीक है। अब 2022 में बाली इंडोनेशिया, और 2023 में भारत न्यू दिल्ली। आगे देखते हैं, जैसे कि हम ये सब देख चुके हैं। सम्मेलन के में एक सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विश्व के आसन्न खाद्य संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि आज की खाद की कमी कल के खाद्य संकट का कारण बनेगी। इसके लिए दोनों ही सप्लाई चेन को मजबूत बनाने का आह्वान उन्होंने किया। रूस से ऊर्जा की खरीद को लेकर भारत पर दबाव बना रहे हैं। रूस से ऊर्जा की खरीद को लेकर भारत पर दबाव बना रहे देशों को जवाब देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि विश्व की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था भारत की ऊर्जा सुरक्षा पूरी दुनिया के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वहां संघर्ष विराम करने तथा डिप्लोमेसी के रास्ते अपनाने की अपील जहां श्री मोदी ने की है, वहीं रूस की ऊर्जा आपूर्ति को प्रतिबंधित करने में जुटे अमेरिका व पश्चिमी देशों को यह संदेश उन्होंने भी दिया कि इस तरह के प्रतिबंधों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर टकराव की स्थिति इस शिखर सम्मेलन में बनी रही। अमेरिका ब्रिटेन तथा रूस और चीन के खेमे में बटे इस समूह में मतभेद की स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि भागीदारी देशों के राष्ट्र प्रमुखों का ग्रुप फोटो भी नहीं लिखा जा सका। सम्मेलन के पहले दिन साझा घोषणा पत्र भी सहमति सदस्य देशों में नहीं बन पाई और बिना घोषणा पत्र के ही सम्मेलन का समापन करने तक की नौबत बनी हुई। ऐसे में भारत व अन्य सहयोगी देशों की मध्यस्थता से ही बाली घोषणा पत्र 16 नवंबर को जारी हुआ। अंततः भारत द्वारा कही गई बातों को ही महत्व प्रदान करते हुए मौजूदा संकट में शांतिपूर्ण समाधान के लिए कूटनीतिक और एवं वार्ता के रास्ते को ही महत्वपूर्ण बताते हुए घोषणा पत्र में कहा गया कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर G20 की ओर से सर्वसम्मत निंदा प्रस्ताव सम्मेलन में पारित नहीं किया जा सका और घोषणा पत्र में यही कहा गया कि संगठन के अधिकांश सदस्यों ने यूक्रेन पर हमले की निंदा की है। अधिकांश सदस्यों का मत था कि यूक्रेन संकट ने लोगों की समस्याओं को बढ़ाया है और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा हुई है। सप्लाई चेन बाधित हुई है और महंगाई में वृद्धि हुई है। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि कुछ सदस्यों के विचार इससे भिन्न थे। अंत में यह कहा गया कि G20 सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को सुलझाने का मंच नहीं है, किंतु सुरक्षा से जुड़े मुद्दे वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। जैसा कि हम ये देख रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी G20 की अध्यक्षता का प्रतीक चिन्ह भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सौंपते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। ये है जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और ये भारत के राष्ट्रपति श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये 17वां सम्मेलन था G20 का जो वाली में सब बना हुआ है इंडोनेशिया में। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में G20 की अध्यक्षता का प्रतीक चिन्ह इंडोनेशिया राष्ट्रपति विडोडो ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सौंपा। भारत ने 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता को औपचारिक रूप से संभाल लिया है।
इस अवसर पर श्री मोदी ने सम्मेलन में कहा है कि भारत G20 का दायित्व ऐसे समय में ले रहा है जब विश्व भू राजनीतिक दबावों, आर्थिक मंदी, खदानों व ऊर्जा की बढ़ती हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालिक दुष्प्रभावों से जूझ रहा है। ऐसे समय में विश्व G20 को आशा की दृष्टि से देख रहे हैं। इसके साथ ही ये आश्वासन उन्होंने दिया कि भारत की G20 के अधिकतम समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक व क्रियान्वयन करने वाली होगी। बाली में 3 दिन के प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के बड़े महत्वपूर्ण नेताओं के साथ अनौपचारिक द्विपक्षीय बातचीत भी की। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानेस, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्ज मेलोना और जर्मनी के चांसलर ओल्फ शोल्ज और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग तब मेजबान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो शामिल थे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी विगत 3 वर्षों में पहली बार उनका आमना सामना हुआ था। इजराइल में हुए संसदीय चुनाव के पश्चात बेंजामिन नेतन्याहू की 6वीं बार प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री 6वीं बार बने हैं। इजराइल के 1 नवंबर 2022 को संपन्न संसदीय चुनाव के पश्चात पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली दक्षिणापंथी गठबंधन का एक बार फिर से पुनः सत्ता में वापसी हुई है और 120 सदस्यीय नेसेट, ठीक है, इजराइल की संसद जो नेसेट है वो इजराइल की संसद का नाम कहा गया है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट में 64 सीटें नेतन्याहू के नेतृत्व वाली गठबंधन को प्राप्त हुई हैं, जिसमें सर्वाधिक 32 सीटें उनकी लिकुड पार्टी को ही गई हैं, ठीक है। तो नेतन्याहू की पार्टी का नाम क्या था? लिकुड। इससे 72 वर्षीय नेतन्याहू को एक बार फिर से पुनः सरकार के गठन हेतु राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने आमंत्रित किया है। नेतन्याहू के नेतृत्व वाली गठबंधन में लिकुड पार्टी 32 सीटों के अतिरिक्त धूर दक्षिणापंथी जियोनिस्ट पार्टी 14 व सास 11 के अतिरिक्त यूनाइटेड तोराहा 7 पार्टी शामिल हुई है। इस प्रकार 120 सदस्यीय नेसेट में 64 सांसदों का समर्थन उन्हें प्राप्त। निवर्तमान प्रधानमंत्री याइर लापिद की एस आतिद पार्टी की सीटों की संख्या 24 इस चुनाव में रही है। इजराइल में सर्वाधिक समय तक 1996 से लेकर 1999 तक तथा 2009 से लेकर 2021 तक लगभग 15 वर्षों तक प्रधानमंत्री नेतन्याहू का 2021 की विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वह अब 6वीं बार प्रदेश के प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल में 1 नवंबर 2022 को संपन्न संसदीय चुनाव में विगत 4 वर्षों में से भी कम समय में पांचवा आम चुनाव हुआ था। पिछले 4 चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। मामूली अंतर से बनी सरकारें स्थायी सरकारें नहीं दे सकी। पिछले चुनाव जो 23 मार्च 2021 को संपन्न हुए थे में भी किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न होने के कारण 8 दलों की गठबंधन की सरकार रोटेशन सरकार के फार्मूले के आधार पर बनी थी, जिसमें नेतन्याहू के सहयोगी रहे दक्षिणापंथी यामीनी पार्टी के नेफ्ताली बेनेट शुरू में 13 जून से 2020 से प्रधानमंत्री बनाए गए थे और यह गठबंधन टूटने पर संसद भंग होने के कारण एस आतिद पार्टी के याइर लापिद नए प्रधानमंत्री 1 जुलाई 2022 से बने। नासा के आर्टिस्ट मून मिशन के पहले चरण का सफल परीक्षण देख लेते हैं, ठीक है। तो आर्टिस्ट मून मिशन 5 दशकों के पश्चात चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने के लिए नासा की महत्वाकांक्षी परियोजना है। आर्टिस्ट मून मिशन 5 दशकों के पश्चात चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने के लिए नासा की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तीसरे चरण में मनुष्य को चंद्रमा पर लंबे समय तक ठहराया जाएगा। लोअर ऑर्बिट के बाद मनुष्य को भेजा जाएगा। इस मिशन के पहले चरण में नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक नए विकसित अति शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट के जरिए ओरियन स्पेसशिप
को चंद्रमा की कक्षा के लिए 16 नवंबर 2022 को फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया है। इसका यह बहुप्रतीक्षित प्रक्षेपण इससे पूर्व खराब मौसम व तकनीकी कारणों से 2 बार टल चुका था। नासा के इस अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम की यह पहली ही परीक्षण उड़ान है। इसके अतिरिक्त चरण में अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को, जिसमें एक महिला भी होगी, चंद्रमा पर प्रवास के लिए 2024 में भेजा जाएगा। आर्टेमिस मून मिशन के पहले चरण में कैनेडी स्पेस सेंटर 16 नवंबर को प्रक्षेपित MLS पृथ्वी का चक्कर लगाने के पश्चात चंद्रमा की कक्षा के लिए रवाना होगा तथा 6 दिन तक उसी कक्षा में चक्कर लगाते हुए विभिन्न परीक्षणों के पश्चात इसकी वापसी 25 दिन में होगी। ये है मिशन मून, ठीक है, नासा का आर्टेमिस मिशन मून मिशन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।